तो मेरी जो मैट्रिक्स एक्स आ गई है, डिटर्मिनेंट ए हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो हमारे पास 18 आ रहा है। ठीक है, हमें ए कोमा बी के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, डिटर्मिनेंट ए 18 आ रहा है, तो एक्स मैट्रिक्स और NC1, फिर ये I और ये P, तो ये बन गया आपका NC1 इंटू पी, है ना। तो यहाँ पे m क्यूब अपने को ये मिल गया, और रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज से अपन जानते हैं कि दिस मस्ट बी ABCD का ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ A इंटू A प्लस डिटर्मिनेंट A इंटू I की वैल्यू 100% एक नल मैट्रिक्स होगी। तो गेम अब बचा हुआ है सीधा सीधा मैट्रिक्स ये वाली इंटू मैट्रिक्स ये वाली, ठीक है, इंटू मैट्रिक्स सबसे पहले सीखते हैं आज कुछ क्या सीखेंगे आज हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमने डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, क्रैमर्स रूल जिसको बोलते हैं। सो आज हम एक बार सीखेंगे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस, है ना। लीनियर इक्वेशंस को डील करने के कई तरीके हैं, है ना। आज हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके लीनियर इक्वेशंस को कैसे डील करते हैं ये सीखना है। दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में और तीन लीनियर इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स में, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं ना, ये देखिए आप, मैंने लिख दी यहां पे तीन लीनियर इक्वेशंस तीन वेरिएबल में। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हों, नंबर ऑफ इक्वेशन कैसी, लीनियर इक्वेशन, नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर हों, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मान लो दो इक्वेशन होती और तीन वेरिएबल्स होते, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो वो भी होता, मगर उसको स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं बोलते। हम जो बात कर रहे होते हैं वो स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे होते हैं। यह स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम जो बात कर रहे होते हैं, हम स्क्वायर सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। स्क्वायर सिस्टम का मतलब है नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहां पे ले लेता हूं मैं जनरल स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3, है ना। ये तीन लीनियर इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स भी हमारे पास तीन हैं। तो सोल्विंग द लीनियर इक्वेशन का मीनिंग है फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट से बनने वाली एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये देखो आप, कोफिशिएंट से बनने वाली एक मैट्रिक्स बना ली मैंने, कोफिशिएंट से बनने वाली एक मैट्रिक्स बना ली मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई 3 ऑर्डर की। ठीक है ना। और एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जो अननोन्स हैं, अननोन्स के करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बना ली मैंने। मेरे अननोन्स क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स हो गई। ठीक है,
और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन कांस्टेंट टर्म्स के करस्पॉन्डिंग ये देखिए एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, सॉरी। जो इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है और जो इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है वो इंफॉर्मेशंस बराबर हैं। बिल्कुल सहमत हो इस बात से आप? क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल तब होगी, देखो ये मल्टीप्लीकेशन जब होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z की वैल्यू d1 के बराबर होनी चाहिए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2z की वैल्यू d2 के बराबर होनी चाहिए। a3x प्लस b3y प्लस c3z की वैल्यू d3 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ना, ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है और ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है, दोनों इंफॉर्मेशन क्या है? सेम इंफॉर्मेशन है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी है ये क्या है? 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। और इसको अपन बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स इक्वेशन हमने लिख दी। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन के माध्यम से हमें बेसिकली यही इंफॉर्मेशन मिल रही है। और हमारा यहाँ पे टास्क क्या है? हमारा टास्क है इस वाली मैट्रिक्स को निकालना। कोफिशिएंट से बनने वाली मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए बोलते हैं। ये जो यहाँ पे अननोन्स हैं, अननोन से बनने वाले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स एक्स बोला जाता है। और कांस्टेंट टर्म्स से बनने वाली मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास है a इंटू एक्स इक्वल टू बी, a इंटू एक्स इक्वल टू बी, a इंटू एक्स इक्वल टू बी हमारे पास है। और हमें निकालना है x। तो x कैसे निकालें? दोनों तरफ किससे प्री मल्टीप्लाई कर दें? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। तो a इनवर्स ax विल बी इक्वल टू a इनवर्स b। तो यहां से आप बोलेंगे कि ये तो आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी इनटू x इज x, x इज बेसिकली a इनवर्स b। x जो है वो a इनवर्स b हो गया। और a इनवर्स कितना होता है? एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, है ना, इनटू हो गया b। तो एडजॉइंट a मेरे पास है, तो एडजॉइंट a निकालना तो बड़ा ही इजी है। एडजॉइंट निकालना तो आता ही अपने को। एडजॉइंट a अपन निकाल लें, b मेरे को मालूम है, एडजॉइंट a इंटू बी निकाल लें, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a कर दें तो मैट्रिक्स x आ जाएगी। और मैट्रिक्स x के आने का मीनिंग क्या है? x आ गया, y आ गया और z आ गया। ठीक है, अब यहाँ कई प्रकार के कमेंट करेंगे हम लोग कि डिटर्मिनेंट a मेरा 0 होगा तब क्या सीन होगा, डिटर्मिनेंट a 0 नहीं होगा तब क्या सीन होगा, वो करेंगे अपन डिस्कशन। लेकिन एक बात तो साफ साफ यहाँ पे अपने को समझ में आ गई कि दिस अननोन मैट्रिक्स x इज बेसिकली, ये जो मैट्रिक्स x है ये अपने को मिल गई है एडजॉइंट a इंटू बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a। तो इसको याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक बात ध्यान रखें, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ही ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स आप बनाओगे वो कांस्टेंट टर्म्स का प्रयोग करके बनी है, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। ठीक है, so make sure the constant terms are in right hand side. Make sure that the constant terms are in right hand side.
आर इन राइट हैंड साइड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। फिर कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो क्या वो कंडीशन होंगी मैट्रिक्स मेथड को देखते हुए, मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके, कि हमें मालूम चल जाए हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वो सब डिस्कशन भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो system of linear equation may be consistent, may be inconsistent, है ना, may be consistent, may be inconsistent। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट दो केसेस में होता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन का होना, एक तो यूनिक सॉल्यूशन का होना और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का होना, ठीक है। तो मेरी जो मैट्रिक्स एक्स आ गई है वो एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए आ गई है, ठीक है। जो मैट्रिक्स एक्स आ गई है वो आ गई है एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 हो जाए, ध्यान से सुनो बात को, अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 हो जाए एंड जो एडजॉइंट ए इंटू बी है ये नॉन नल मैट्रिक्स हो जाए, भाई नॉन नल मैट्रिक्स हो गई एडजॉइंट ए इंटू बी। नॉन नल कैसे? ये हो गई मान लो नॉन नल, है ना, एडजॉइंट ए इंटू बी ये हो गई नॉन नल। और डिवाइड करना है मेरे को डिटर्मिनेंट ए से और वो 0 हो गया। तो इस मैट्रिक्स को 0 से डिवाइड करने का मीनिंग है इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको 0 से डिवाइड करना, है ना, हर एलिमेंट को 0 से डिवाइड करना। तो हर एलिमेंट को 0 से डिवाइड करने का मीनिंग यहाँ पे ये होगा कि आप 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हो, 2 को 0 से डिवाइड कर रहे हो, 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हो। और ये चीजें जो हैं ये चीजें आपकी नोट डिफाइंड हो जाएंगी। तो नोट डिफाइंड हो जाएंगी तो फिर मैट्रिक्स एक्स मेरी नोट डिफाइंड हो जाएगी, मतलब नो सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ए मेरे को 0 मिल जाता है, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन नल मिल जाता है, तो उस स्थिति में नो सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे? यूनिक सॉल्यूशन का बड़ा सिंपल फंडा है जी। यूनिक सॉल्यूशन का बहुत ही सिंपल फंडा है कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 नहीं होगा तो एडजॉइंट ए इंटू बी कुछ भी हो तो x मेरा सिर्फ एक यूनिक मैट्रिक्स होगा, और x यूनिक मैट्रिक्स होगा तो फिर x मैट्रिक्स के अंदर जो स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z हैं वो भी क्या होंगे? यूनिक होंगे। क्लियर है ना ये बात? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? जब डिटर्मिनेंट a 0 मिल जाता है और एडजॉइंट a इंटू बी भी नल मिल जाता है, उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये जो कैपिटल X है, कैपिटल X बेसिकली क्या है? ये वाली मैट्रिक्स है। कैपिटल X जो है वो एक मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना बात को। कैपिटल X ये मैट्रिक्स हो गई, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट A। मैं कह रहा हूं एडजॉइंट A इंटू बी मेरा नल मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट A इंटू बी कितनी आ गई? ये आ गई नल मैट्रिक्स आ गई। अच्छा, मैंने क्या किया, ये जो डिटर्मिनेंट A है इसको लेफ्ट में ले गया, तो यहां आ गया डिटर्मिनेंट A, है ना, यहां डिटर्मिनेंट A आ गया। और मैं कह रहा हूं कि एडजॉइंट A इंटू बी नल मैट्रिक्स है,
और डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 है, तो डिटर्मिनेंट ए मेरा क्या है 0। डिटर्मिनेंट ए 0 का मतलब ये हो जाएगा कि x की वैल्यू मैं कुछ भी रख लूं, मान लो 4 रख दी, y की वैल्यू मैंने 8 रख दी, z की वैल्यू मैंने 7 रख दी। आप देख लो 4 इंटू 0 0 हो गया, 8 इंटू 0 0 हो गया, 7 इंटू 0 0 हो गया। 4 की बजाय अगर आप 45 भी रख लो, 8 की जगह आप 18 भी रख लो, 7 की जगह 72 भी रख लो, अब भी तो इस मैट्रिक्स की जगह पे मैं कहना चाहता हूं आप अलग अलग मैट्रिक्स रखते जाओ, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, लेफ्ट और राइट साइड क्या है, बराबर है। मतलब ये हुआ कि जब एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट एडजॉइंट ए इंटू बी अगर मेरा नल मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 है, उस केस में इनफाइनाइट मैट्रिसेस एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। बात बिल्कुल ठीक है ना ये? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाते हुए एक और खास किस्म का केस भी बताया था कि एक खास किस्म का केस है जब जब डिटर्मिनेंट ए 0 होता हो और एडजॉइंट ए इंटू बी भी नल होता हो, उस खास किस्म के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। वो खास किस्म का केस बता सकते हो कौन सा हो सकता है? पैरेलल प्लेन्स वाला, ठीक है। पैरेलल प्लेन्स वाले केस में, पैरेलल प्लेन्स वाले केस में, पैरेलल प्लेन्स वाले केस में मेरा एडजॉइंट ए इंटू बी नल भी मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 भी मिलेगा, और आपके वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बजाय नो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए या तो ये कंडीशन होगी या फिर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी नल होने के साथ साथ प्लेन्स पैरेलल होने चाहिए, एंड प्लेन्स आर पैरेलल, एंड प्लेन्स आर पैरेलल, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी नल होने के साथ साथ प्लेन्स पैरेलल नहीं होने चाहिए, है ना। एक्सेप्ट द केस, यहां लिखना पड़ेगा मेरे को, एक्सेप्ट द केस व्हेन प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, प्लेन्स आर नॉट पैरेलल। और यूनिक सॉल्यूशन में भाई देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मीनिंग है एक्स वाई और जेड सारी वैल्यूज का 0 होना, है ना। और सारी वैल्यूज 0 तब होंगी जब एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए तो मेरा नॉन नल है ही, नोट 0 है ही। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होंगे, बहुत ही सिंपल बात है, जब एडजॉइंट ए इंटू बी जो है ये हो जाएगी नल मैट्रिक्स। और नॉन ट्रिवियल तब होंगे जब एडजॉइंट ए इंटू बी जो है ये हो जाएगी आपकी नॉन नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बातें भी अपने को पता चल गई हैं। ट्रिवियल का मीनिंग होता है एक्स वाई जेड सबकी वैल्यूज का 0 होना, है ना। ट्रिवियल का मीनिंग होता है, आपका बता चुका हूं पहले भी, फिर से लिख देता हूं। ट्रिवियल सॉल्यूशंस का मीनिंग होता है कि आपका एक्स वाई और जेड सबका 0 होना, ठीक है। अगर एक भी नॉन जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस का केस बन जाता है, करेक्ट है। तो यहां पे हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई कि बाय मैट्रिक्स मेथड हम कैसे जज करेंगे कि कंसिस्टेंट होगा हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ट्रिवियल कब होंगे, नॉन ट्रिवियल कब होंगे। तो ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। डन।
चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि जब भी हमारे पास भाई ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव पेपर में तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया है ना, और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो डील करने के दो तरीके हैं, या तो डिटर्मिनेंट से डील करेंगे अपन, है ना, क्रैमर्स रूल जो हमने सीखा है, या फिर मैट्रिक्स मेथड से हम डील करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड और डिटर्मिनेंट में जब चॉइस आती है तो डिटर्मिनेंट से डील करना हमेशा इजी होता है ना, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालना फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना वो थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन डील हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाले। तो जेई में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो डिटर्मिनेंट से ही डील करते हुए अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर भी मैट्रिक्स मेथड का पता होना जरूरी है ना। तो एक तो छोटू प्रॉब्लम ये सोल्व करके दिखा दो मुझे कि एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, है ना। सोल्व करके दिखा दो मेरे को। सोल्व का मतलब है एक्स वाई जेड निकालना, है ना। एक तो आप जो है प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करके दिखा दें आप, है ना। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, है ना। मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करके दिखा दें, है ना, बाय मैट्रिक्स मेथड। बस अपने को क्लैरिटी हो जाएगी कि यार मेथड का इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स एक्स जो है वो हो गई एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए। पहले अपन एडजॉइंट ए निकालेंगे, मगर उससे पहले अपन ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाली मैट्रिक्स है, तो ये देखो लिख दिया हमने भाई, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स ए। तो अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे ए की, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। वन का कोफैक्टर हो गया आपका 12, है ना। इस वाले वन का कोफैक्टर हो गया -8 इंटू -1, है ना, दैट इज +8। ये 2 का कोफैक्टर हो गया -3 +2, है ना, ये हो गया आपका -1। इस 1 का कोफैक्टर देखो 0 -6 +6, ठीक है, और आगे जो है माइनस साइन लगेगा। ये हो गया 4 + 2 6, यहाँ 6 आएगा, 4 -2 2, फिर एक माइनस साइन और आएगा -2 -1 -1 -2 -3 -2 -5, और एक माइनस साइन और लगेगा, ठीक है। 0
4, ठीक है, ठीक लिखी क्या कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैंने भी देख लो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। फिर इसका ट्रांसपोज लोगे ना आप, इसका ट्रांसपोज लोगे तो आ जाएगा एडजॉइंट ए, है ना। ट्रांसपोज अगर अपन लेंगे इसका, ट्रांसपोज अगर अपन लेंगे तो एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। और बी से अगर मल्टीप्लाई कर दें अपन, एडजॉइंट ए इंटू बी निकल जाएगा, है ना। एडजॉइंट ए इंटू बी निकल जाएगा। बी मैट्रिक्स क्या है, जो कांस्टेंट टर्म्स हमारी हैं राइट हैंड साइड में लिखी, उनसे बनने वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगी अपनी 12 3 36 -12 और -6, तो ये हो गया आपका 18, है ना। 18 ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो गया, 24 -8 +2, तो 26 -8 करेंगे तो कितना हो गया, 18, ठीक है। 18 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3 -10 -13 और -13 और +2, ये वाला एलिमेंट में कुछ -3, हाँ +10, यस, है ना, +10 तो हो गया +7, हाँ +9, ठीक है। एडजॉइंट ए इंटू बी हमें मिल गया ये मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए, है ना, ए हमारे पास है तो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 18 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ए हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो हमारे पास 18 आ रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए 18 आ रहा है तो एक्स मैट्रिक्स, है ना, एक्स मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए करने से जो एक्स मैट्रिक्स आई ये मिल गई हमको, है ना। 18/18 1, 18/18 1, 9/18 1/2। एक्स मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है, एक्स मैट्रिक्स का मीनिंग है ये वाली मैट्रिक्स। तो ये वाली मैट्रिक्स हमें अगर मिल गई तो एकदम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं अपन कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1/2 साफ साफ यहाँ से देखी जा सकती है, ठीक है। तो सोल्व हो गई भाई, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके जो 3 लीनियर इक्वेशंस मैंने दी थी वो हमारे यहाँ पे सोल्व हो चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 1/2। तो मैट्रिक्स मेथड में एडजॉइंट a इंटू बी करते हुए ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बस करनी पड़ती है। डिटर्मिनेंट a निकाला एंड यू कैन सिंपली गेट द मैट्रिक्स x, ठीक है। कई सारे प्रॉब्लम्स आए हैं आईआईटी एडवांस में भी, जेईई मेंस में भी कुछ प्रॉब्लम आए हैं जिसमें मैट्रिक्स मेथड ही इस्तेमाल हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो वो डिजाइन इस तरीके से करते हैं प्रॉब्लम्स को कि मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये तो एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर प्रोसेस है, इसका तो पता होना ही चाहिए। और इसी के साथ अगर ये वाले चार्ट का भी अपने को पता है तो प्रॉब्लम रुकेगी नहीं आपकी, ठीक है ना। और ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि पैरेलल प्लेन के केस में कैसे डील करना है अपने को, ठीक है। तो अपन फिर किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट की हमारे पास नॉलेज होनी ही चाहिए। क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन हमने कैसे क्रैक किए थे वो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखते हैं जरा अपन, देखिए क्वेश्चन ये है कि दो यहाँ पे ए और बी नंबर्स हैं और
इंटरेस्टिंग बात है कि वो ये वाला जो सेट है इस सेट से बिलोंग करते हैं, है ना। आपके पास ये देखिए ये एक सेट है, इस सेट से बिलोंग करते हैं। और एक हमारे पास है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस az इक्वल टू b। ठीक है, तो यहां पूछा गया है फाइंड द ordered pair, in fact the number of ordered pairs, find the number of ordered pairs, number of ordered pairs so that the system of linear equations has unique solutions, as unique solutions। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b कितने होंगे, है ना। ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b कितने होंगे सो दैट दिस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये बताना है हमको। सोचें, सोल्व करें, जरा अटेम्प्ट करें इस प्रॉब्लम को, फिर मैं बताऊंगा सॉल्यूशन। चलो मैं भी कर लेता हूं, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। x आपका है एडजॉइंट a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट a, और यूनिक सॉल्यूशन की यहाँ पे डिमांड रखी गई है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट a को नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट a को नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो डिटर्मिनेंट a क्या है? कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट, है ना। तो डिटर्मिनेंट a बेसिकली होगा कुछ यूं, ठीक है, 1 2 a। इस वैल्यू को नॉन जीरो होना चाहिए, और ये वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी है। इसमें मैंने c1 गोज टू c1 माइनस c2 लगा दिया पहले, और फिर c2 गोज टू c2 माइनस c3 लगा दिया, है ना। ऐसे ही बस लगा दिया, ओपन करना एक लाइन में चाहता था मैं, तो यहां से ओपन करेंगे तो दिस इंटू दिस 2 माइनस ए, 2 माइनस ए माइनस दिस इंटू दिस, है ना। दिस मस्ट बी नॉन जीरो, तो यहां से आ गया माइनस ए मस्ट बी नॉन जीरो। माइनस ए नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ए को नॉन जीरो होना चाहिए। ए को नॉन जीरो होना चाहिए मतलब ए जीरो को छोड़ के बाकी कितनी वैल्यूज हैं? 10 वैल्यूज ले सकता है ना। ए ले सकता है 10 वैल्यूज। यहां पे बात की गई है ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी की, है ना। यहां बात की गई है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी की, ठीक है, कि ए कोमा बी के कितने ऑर्डर्ड पेयर हमें जो है, हमें ए कोमा बी के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं कि मेरा यूनिक सोल्यूशन आ जाए। तो नंबर ऑफ ए की संभावनाएं यहाँ पे 10 संभावनाएं हैं, है ना। 0 ए नहीं हो सकता, बाकी 10 पॉसिबिलिटी हैं। और जो बी है, बी कुछ भी हो सकता है, बी जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बी की संभावनाएं हमारे पास 11 पॉसिबिलिटीज हैं। तो परम्यूटेशन का फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि ए कोमा बी की पॉसिबिलिटी 110 हो जाएंगी, 110 आंसर आ जाएगा। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट में कई प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं, हर प्रॉब्लम मॉडल कर चुके हैं, तो वापस यहाँ पे वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बस यहीं तक ही अपन पढ़ के इसको ओवर कर रहे हैं
क्योंकि फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हम हर टाइप के डिटर्मिनेंट में कर चुके हैं और प्रॉब्लम्स को जनरली डिटर्मिनेंट से ही डील करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, शक्ल अगर मैट्रिक्स वाली हो तो डिपेंड करता है, तो ऐसा कुछ यूं नहीं है कि सारे प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, वो जो अपन पीवाईक्यूज करेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, कीजिए जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करते हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। है ना, कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और फिर इस चैप्टर को ओवर करेंगे अपन। इस टाइप के क्वेश्चन मेन एग्जाम्स को काफी पसंद होते हैं कि ए मैट्रिक्स इसने दे दी और ए स्क्वायर ए के बराबर दिया है, तो अपन क्या करते हैं, ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है इस बात का प्रयोग करते हैं, है ना। ए स्क्वायर जो है, ये लो ए स्क्वायर, है ना, देखते हैं जरा, ये हो गया मेरा a इंटू ए स्क्वायर और ये कहा है इसने a के बराबर। तो जब ए स्क्वायर बनाएंगे अपन तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी डी और बी सी, बी सी प्लस डी स्क्वायर। इसका कहना है कि ये वाली जो चीज है ये इसके बराबर है। तो दो मैट्रिक्स यहां बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर रहे होंगे, तो यहाँ पे ये वाले एलिमेंट को देखा और इस एलिमेंट को देखा, तो इन दोनों को जैसे ही मैंने बराबर किया तो इस एलिमेंट में देखो b यहाँ कॉमन आ रहा है, b यहाँ कॉमन आ रहा है, a प्लस डी बच जाएगा ब्रैकेट में, दिस मस्ट बी इक्वल टू b, है ना। b को मैं लेफ्ट में लेकर के गया तो ये हो गया आपका b माइनस वन इंटू ए प्लस डी इक्वल टू, क्या हो गया, अब नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया, b को लेफ्ट में लेके गया तो b इंटू ए प्लस डी माइनस वन इक्वल टू 0 हो गया। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हैं, या तो b 0 हो जाए या फिर a प्लस डी मेरा 1 हो जाए, है ना, या तो b 0 हो जाए या a प्लस डी 1 हो जाए, a प्लस डी 1 ही हो जाए, ये बात कहना यहाँ पे अभी मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं डायरेक्टली बोल दूं कि a प्लस डी 1 ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है a प्लस डी 1 ना हो, b नॉन जीरो हो, ये संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए बाकी एलिमेंट्स और है मेरे पास, मैं उनको भी अभी कंपेयर करूंगा। यहाँ पे लिखा है विद नॉन जीरो एंट्रीज, यस, हाँ, रियल मैट्रिक्स है विद नॉन जीरो एंट्रीज लिखा हुआ है, तो नॉन जीरो एंट्रीज लिखा हुआ है तो b तो जीरो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, है ना, b तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो a प्लस डी की वैल्यू सीधी मिल गई 1, a प्लस डी की वैल्यू 1 मिल गई। यहाँ पे इसने AD माइनस BC को 0 लिखा है, AD माइनस BC को 0 लिखा है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। इस बात का इस्तेमाल अपने को नहीं करना पड़ा, मगर ये जो इन्फॉर्मेशन है AD माइनस BC ये यहाँ पे 0 लिखी हुई है, इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। चलो, नहीं करना पड़ा तो नहीं करना पड़ा, क्या करें आप। इन दोनों को कंपेयर करके भी बात बैठ रही है, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अपन, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे a प्लस डी की वैल्यू अपने को 1 मिल गई, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पे आए है ना,
ऑब्वियसली भाई मैट्रिक्स में तो एक मैट्रिक्स से जुड़ेगी ना। दिस इज आई। देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, एक तो दे रखी है पी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एम बाई एम की मैट्रिक्स देने का मतलब ये है कि पी एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि पी स्क्वायर जो है वो पी के बराबर है ना। और आई प्लस पी की पावर एन दे रखी है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि अगर स्थिति कुछ ऐसी आ जाए जिसमें ए बी और बी ए बराबर हों और मेरे को a प्लस बी की पावर n ओपन करनी हो, n एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे है, तो जैसे बाइनोमियल थ्योरम होती है तो यहां मैट्रिसेस में भी बाइनोमियल थ्योरम लगाई जा सकती है। बाइनोमियल थ्योरम मैट्रिसेस में क्या होती है कि NC0, यहाँ पे ये थ्योरम एप्लीकेबल जो आगे मैं लिख रहा हूं ये तभी होगी जब ये दे रखा हो कि भाई ए बी और बी ए मेरा क्या है, बराबर है। अगर ये दे रखा हो ए बी और बी ए बराबर है तो यहाँ पे जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो NC0 ए की पावर n बी की पावर 0 प्लस NC1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1, ऐसे करते हुए जो हमारा बाइनोमियल फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। एक बात तो हमें ये समझनी होगी, मगर ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब ए बी इक्वल टू बी ए हमें पता हो। यहां पे देखिए ए बी और बी ए बराबर हैं क्या, आई इंटू पी और पी इंटू आई बराबर हैं। इसी वजह से मेरी हिम्मत यहाँ पे हो पाएगी, इसी वजह से मेरी हिम्मत यहाँ पे हो पाएगी कि मैं आई प्लस पी की पावर n को बाइनोमियली एक्सपैंड कर दूं। तो आई प्लस पी की पावर n हो जाएगा बेसिकली NC0 आई की पावर n पी की पावर 0 प्लस NC1 आई की पावर n माइनस 1 पी की पावर 1 NC2 आई की पावर 2 n माइनस 2 आई की पावर n माइनस 2 पी की पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट में आ गया NCn आई की पावर 0 और पूरी पावर जो है वो p के ऊपर ट्रांसफर हो गई, ठीक है। एक और बात हम इजीली नोट कर सकते हैं कि p और p स्क्वायर बराबर है तो मैट्रिक्स कैसी हो गई, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई। और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में p और p स्क्वायर बराबर हो जाए तो p क्यूब p की पावर 4 ये सारी हायर पावर्स भी p के बराबर हो जाती हैं, ठीक है। ये आपको सिखाई गई है बात। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि देखो ये आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे, है ना। NC0 1 होता है और NC1 फिर ये I और ये P, तो ये बन गया आपका NC1 इंटू P, है ना। आगे देखोगे, अच्छा यहाँ पे NC0 चलो लिख देता हूँ, NC0 इंटू I प्लस NC1 इंटू P प्लस NC2 इंटू P स्क्वायर, और P स्क्वायर भी मेरा P है। तो ये बात आप नोटिस कर सकते हैं, NC क्यूब इंटू P क्यूब, NC3 इंटू P क्यूब, P क्यूब भी मेरा P है ना। NCn इंटू P की पावर n, P की पावर n भी मेरा P है। तो इजीली अपन ये चीज नोटिस कर सकते हैं। तो ये बच गया हमारा, यहाँ पे देखो NC0 को 1 लिख दिया मैंने, तो ये हो गया I प्लस ये वो क्वांटिटी है जिसमें से P कॉमन आ जाएगा, और P कॉमन आ जाएगा तो बचेगा NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन टिल NCn। और ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। इसमें NC0 और जुड़ा होता तो वो 2 की पावर n के बराबर होता, मगर NC0 गायब है इस सम में से तो माइनस 1 यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप इजीली महसूस कर सकते हो कि दिस इज I प्लस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू पी, ठीक है, जो ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये यूं करके बाइनोमियली एक्सपेंड करना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कभी भी सवाल जो है पूछा जा सकता है भाई। से कोई बात नहीं है कि अच्छा कोई मुश्किल बात नहीं है ना। इसको अपन इजीली एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर दे रखा है।
n नेचुरल नंबर दे रखा है और मैट्रिक्स यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की वजह से ये काफी इजी पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी आएंगे जिनमें आप जैसे ही ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो p की जैसे पावर 2 पावर 3 करके देखोगे तो वो जीरो हो रही होगी, तो ये आगे वाली चीजें जीरो हो गई और ये सम बड़ा सिंप्लीफाई होकर के आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा पैटर्न को देखना है ना और चीजों को समझना ये जरूरी है। चले आगे। तो यहाँ पे ए बी सी 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं आपको, है ना, और ये वाली क्वांटिटी पूछी है। आया इसका आंसर? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो क्वांटिटी पूछी है इसके अंदर देखो बीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बीसी का, इस बीसी को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बीसी है जिसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे जिसकी है ना पावर 1 है, फिर इसका स्क्वायर हो गया, फिर क्यूब हो गया, तो बी इंटू सी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बी इंटू सी करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बी इंटू सी करेंगे तो 9 माइनस 8 यहाँ पर आ गया, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 आ गया, अरे वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे फिर करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। b इंटू सी 1 है, हो गया खेल खत्म। b इंटू सी अगर 1 है तो b इंटू सी आइडेंटिटी है ना, यहाँ पे b इंटू सी क्या है, आइडेंटिटी है। तो b इंटू सी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो b इंटू सी का स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा, b इंटू सी का क्यूब भी आइडेंटिटी होगा। तो बेसिकली जो क्वांटिटी हमको निकालनी है वो अपनी पकड़ में आ गई, है ना। ये हो गई ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू आई, ए बाई 2, ट्रेस ऑफ ए बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 4 प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 8 एंड सो ऑन, इस प्रकार से, ठीक। तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो ट्रेस ऑफ ए मेरी 3 है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए इज 3, तो ये हो गया 3 प्लस 3/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 एंड सो ऑन टिल, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बात हो रही है टिल इंफिनिटी की, टिल इंफिनिटी। तो 3 ले लिया कॉमन, उसके बाद जीपी बन रहा है a अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला लगा देंगे अगर अपन, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6, ठीक है ना, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पे बात जो पकड़नी है वो b इंटू सी को पकड़ना है, इजीली अपन इसको सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को रीड करें, अच्छे से देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें, है ना, सोचें जरा, सोचिए। एक बात तो यहाँ क्लियर है, m की एक बड़ी पावर पूछी है तो कोई पैटर्न हो रहा होगा, है ना। तो m की एक बड़ी पावर पूछी है, बताना किसके बराबर है। m क्या है, ए बी सी डी, है ना। पहले तो यहाँ पे m को नोट करते हैं, जो m है वो है ए बी सी डी। एक यहाँ पे बात और नोट करनी है अपने को, देखो 3 और 3 6, है ना, 3 3 6, 6 और 3 9 और 3 12, तो ये 12 टर्म्स का है ना एक गुच्छा सा है, और 12 टर्म्स जनरेट होंगी m की पावर 3 में, है ना। अगर मैं m की पावर 3 करता हूँ, m क्यूब करता हूँ, तो m क्यूब हो गया बेसिकली ए बी सी डी और ए बी सी डी, है ना। m क्यूब कितना हो जाएगा मेरा, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है जी। अब यहाँ पे इजीली मैं देख पा रहा हूँ ए बी सी को
डी ए बी को, सी डी ए को और बी सी डी को, है ना। देखते हैं क्या कुछ है। ए बी सी जो है वो डी ट्रांसपोज है। ए बी सी बेसिकली क्या है, डी ट्रांसपोज। डी ए बी कितना है, डी ए बी सी ट्रांसपोज है, सी ट्रांसपोज। सी डी ए कितना है, ये बी ट्रांसपोज है। बी सी डी कितना है, ए ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे एम क्यूब अपने को ये मिल गया। और रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज से अपन जानते हैं कि दिस मस्ट बी ए बी सी डी का ट्रांसपोज। ये मेरा ए बी सी डी का ट्रांसपोज है, ठीक। ए बी सी डी बोले तो एम, तो अपन ने ये देख लिया कि जो एम क्यूब है ये एम का ट्रांसपोज है। एम क्यूब जो है एम का ट्रांसपोज है, ये बात अपन ने सीख ली, ठीक है। एक और बात अपन सीख लेते हैं इस एम को देख करके। ये जो एम है इस एम को लिख सकते हैं अपन ए इंटू बी सी डी। बी सी डी बोले तो ए ट्रांसपोज। जो एम है ये बेसिकली ए इंटू ए ट्रांसपोज है क्या नहीं है। और ये बहुत ही खतरनाक क्वांटिटी है ए इंटू ए ट्रांसपोज। दोनों तरफ हम ट्रांसपोज कर दें तो एम का जो ट्रांसपोज है वो ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज कहता है कि पहले इसका ट्रांसपोज करो फिर इसका ट्रांसपोज करो आप। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए हो गया और ए का ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज होता ही है। तो यहां से एक बात और देखने को मिल रही है कि जो एम ट्रांसपोज की वैल्यू है और जो एम की वैल्यू है वो बराबर हैं। तो यहां से अपने को देखने को मिल रहा है कि जो एम ट्रांसपोज है वही बेसिकली एम है। तो अगर एम ट्रांसपोज ही एम है तो ये बात यहाँ पे साबित हो रही है कि जो m की पावर 3 है ये m के बराबर हो रहा है। m की पावर 3 अगर m के बराबर हो रहा है तो m की पावर 2016 भी हैंडल हो जाएगा। m की पावर 2016 को हैंडल कर लेते हैं। तो m की पावर 2016 को लिख दिया m इंटू m की पावर 2015 लिख दिया ना, है ना। लिख देता हूँ, देखो m की पावर 2016 जो है वो लिख दिया m इंटू एम की पावर 2015 और 2015 को लिख दिया m क्यूब इंटू, फिर वैसा करके कर सकते हैं मगर एक और सिंपलर तरीका भी इसको है सोचने का। यहाँ पे पैटर्न बना लेते हैं। एक और सिंपलर तरीका इसमें पैटर्न बना लेते हैं। m क्यूब अगर m के बराबर है तो m की पावर 4 m स्क्वायर होगा। m की पावर 5 कितना होगा, m क्यूब होगा। और m क्यूब कितना है, m के बराबर है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा। m जो है देखो ये बेसिकली पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड 2 है, ऐसा बोल देते हैं इसको। पीरियोडिक मैट्रिक्स है ना जिसका पीरियड 2 है, तो इसमें 2 ऐड करके आप देखें 3 पावर बन गई। तो m बेसिकली m क्यूब, फिर 2 ऐड कर दो m की पावर 5, फिर 2 ऐड कर दो m की पावर 7। तो यहाँ पे जो ओड नंबर्स है ना, ओड नंबर है ना 1 3 5 7, तो m की पावर 2015 जो है, m की पावर 2015 जो है उसकी वैल्यू भी m के बराबर होगी। और m की पावर 2016 की वैल्यू देखोगे तो वो किसके बराबर हो गई, m स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। क्लियर है ना ये बात अपने को। तो ये कुछ यूं टैकल कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि m की पावर 2015 जो है वो m के बराबर हो गई, m की पावर 2016 जो है ये m स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नोटिस कर लो भाई, लिख लो। m की पावर 2016 इज बेसिकली m इंटू m की पावर 2015 एंड दैट इज m स्क्वायर। m की पावर 2016 will be m square। है ना, हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है ना, ऑर्डर 2 की है और एक ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए
इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू आई इक्वल टू 0। यहाँ पे ए भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, ए भी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं भाई, ए भी मैट्रिसेस नहीं है, ए भी यहाँ पे रियल नंबर्स है, मैट्रिसेस नहीं है, ठीक है। और पूछा है कि ए और बी की वैल्यूज बता दो। मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स के साथ इस टाइप की इक्वेशन से जुड़े हुए पीवाईक्यूज आप देखोगे तो बहुत सारे सवालों में देखने को मिलती है, बहुत सारे सवाल हैं, है ना। नॉर्मली इसको लोग ऐसे करते हैं सोल्व, मैं भी कर लेता हूँ। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई पहले तो, है ना, एक बार देखो निकाल ही लो, मजा आएगा ए स्क्वायर निकालने में, ठीक है। ये लो ए स्क्वायर निकाला अपन ने, तो 9 + 2 कितना हो गया, 11 हो गया है, ठीक लिखा ना, हाँ 9 + 2। फिर ऐसे करके करेंगे 4 हो गया हमारा, ठीक है जी। फिर यूं करा तो 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा 3। कहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई 0 के बराबर है, तो निकाल लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई। तो ए स्क्वायर 11 प्लस ए 3a, तो 11 + 3a ऐसा कुछ हो गया, 11 + 3a प्लस बी आई, है ना, प्लस बी, ऐसा सीन हो गया। उसके बाद फिर 4 + a, है ना, प्लस b इंटू 0, है ना, 8 + 2a, है ना। बताना जरा ठीक लिख रहा हूँ क्या मैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये होगी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा कहा है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इक्वल टू 0 करोगे, आप देखो जरा 4 + a को जब हम 0 के इक्वेट करेंगे दिस इक्वल टू 0, तो आप इजीली देखो a की वैल्यू निकाल पा रहे हो -4, और आप दिस इक्वल टू 0 करोगे तो b की वैल्यू भी निकाल पाओगे। दिस इक्वल टू 0 करोगे तो a की वैल्यू तो -4 आ गई, b की यहां से वैल्यू आप 1 निकाल पा रहे होंगे ना, b की वैल्यू 1 आ गई। और हमें ये समझ में आ गया कि सर जी a स्क्वायर -4a प्लस आई 0 मिलता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ ये जो 4 लिखा है ना, ये बेसिकली ट्रेस ऑफ ए लिखा है, ए की ट्रेस लिखी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बगल का जो कोफिशिएंट है वो डिटर्मिनेंट ए लिखा है ना। यहाँ पे देखो ट्रेस ऑफ ए लिखी है, और यहाँ पे आप देख लो डिटर्मिनेंट ए कितना है 1, यहाँ डिटर्मिनेंट ए लिखा है। तो कभी भी मुझको एक मैट्रिक्स दी जाए, जैसे कि मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, मान लो ये मैट्रिक्स दे दी मैंने 5 - 7 2 11, मान लो एक मैट्रिक्स दे दी मैंने ए, तो आप डायरेक्टली ये बोल दो कि ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ए इंटू आई की वैल्यू 100% एक नल मैट्रिक्स होगी। तो यहां से आप ये बोल दीजिए कि जी ए स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया 16, ए स्क्वायर -16 ए प्लस डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया 55 प्लस 14 कितना हो गया जी 69 आए, इसको नल मैट्रिक्स ही होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सुनो ध्यान से। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इफ ए इक्वल टू दिस देन, ध्यान से सुनो सवाल कैसे आते हैं,
देन ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 70i इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन नल मैट्रिक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा माइनस आई, चौथा ए। क्या टिक करेंगे अपन? ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, दोनों तरफ आई ऐड करोगे तो 70 आई बन जाएगा यहाँ पे, और वो किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं अपन उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ये बताना चाहता था मैं। ठीक है, तो एक शॉर्टकट है यहाँ पे मैट्रिक्स ए से रिलेटेड एक खास किस्म की इक्वेशन बनाने का, और ये खास किस्म की जो इक्वेशन होती है इसको कुछ खास नाम दिए जाते हैं जब हम आगे मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो। ठीक है, हमारे सिलेबस में वो सब चीजें नहीं है, बस ये शॉर्टकट तरीका है ए के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन जनरेट करने का। ठीक है, तो ये मेथड जो है यार अपन याद रखेंगे। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा तमीज से लिख देता हूं और थोड़ी चर्चा इस पे और कर लेते हैं, इस पे कुछ चर्चाएं और कर लेते हैं, है ना, कुछ चर्चाएं इस पे और कर लेते हैं, है ना। इन जनरल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इन जनरल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की ए बी सी डी, तो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये जो है नल मैट्रिक्स के बराबर आती है बात। ठीक है ना, दिस क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट कर लें, है ना, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लें। ठीक है, अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, अगर हमारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो भी क्या इसी तरीके का शॉर्टकट डेवलप हो सकता है क्या? अगर ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स होगी तो भी क्या इस तरीके का शॉर्टकट डेवलप किया जा सकता है क्या? ये भी एक सोचने वाली बात है, करते हैं उसको डिस्कस, पहले कुछ और चीजें जानते हैं। देखो जरा, ये कर लिया नोट आपने? ठीक है, सुनो जरा ध्यान से, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो ना आप, टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be a square matrix, let A be a square matrix। तो मुझे एक बात बताओ आपकी, A माइनस लेमडा आई ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसमें लेमडा को क्या मान रहे हो आप? मैट्रिक्स मान रहे हो कि नंबर मान रहे हो, रियल नंबर मान रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि लेमडा अगर सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी क्या दिक्कत है? हो सकती है ना। तो लेमडा यहां पे जो मैंने लिया है, लेमडा यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस लेमडा आई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और मैं ये कहता हूं आपसे कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं तो डिटर्मिनेंट लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं उस खास किस्म की बात करना चाहता हूं जब डिटर्मिनेंट 0 हो। आपने क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 कर दिया। और अब मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं कि लेमडा की क्या वो संभावनाएं होंगी, लेमडा क्या होगा सच दैट ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो लेमडा मैट्रिक्स कही है मैंने, तो आपसे मेरा सवाल ये है
क्या कोई मैट्रिक्स लेमडा ऐसी एग्जिस्ट करेगी क्या जिसका डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई 0 हो रहा हो? अरे करेगी कोई ऐसी मैट्रिक्स? लेमडा की जगह पे कोई मैट्रिक्स डाल दें तो इसको सेटिस्फाई करेगी क्या? मैं कह रहा हूं कि लेमडा की जगह अगर आप a डाल दोगे तो कर ही रही है, देख लो चाहे आप। लेमडा की जगह आप a डाल दोगे तो नहीं कर रही, क्या कर रही है? अब एक और सवाल मेरे माइंड में आया कि लेमडा की जगह a डालने पे तो कर रही है, लेमडा की कोई और वैल्यू भी संभव है क्या? ये मेरे माइंड में एक सवाल आया है। क्या लेमडा की वैल्यू कोई और भी संभव है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता, आइए उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। समझ में आ रहा है मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है? मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है अभी टोटल एकदम कि लेमडा की कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है क्या कि अपन उसको यहाँ पे डालें और डिटर्मिनेंट उसका 0 आ जाए। बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। एक और बात बताइए, देखो मैंने कहा लेमडा मैट्रिक्स होगा तो ये सारी कहानी होगी, ए तो होगा ही और बाकी होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, मतलब उसमें कोई बात नहीं है। लेमडा अगर रियल नंबर की बात करें तो लेमडा रियल भी हो सकता है क्या? लेमडा रियल भी हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक मैट्रिक्स ए ऐसी ले लो कि ए माइनस कुछ लेमडा आई करके उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, लेमडा रियल भी हो सकता है। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कोई रियल नंबर ले लो आप, तो भी तो इसको 0 कर सकता है ना वो। अरे समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। एक छोटी बात यहाँ पे देखिए आप कि मैंने एक देखो मैट्रिक्स ली थी आपके सामने ना, ये 3 2 1 1 वाली, मैं इस मैट्रिक्स को ले रहा हूँ। यहाँ पे एक ही जगह ना मैं ये वाली मैट्रिक्स ले रहा हूँ, है ना? क्यों ले रहा हूँ उसके पीछे कारण है, क्योंकि कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं तो मैच हो जाएगी वो कैलकुलेशन। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ए अगर ये मैट्रिक्स है तो ए माइनस लेमडा आए ये भी एक मैट्रिक्स होगी, और ए माइनस लेमडा आई बेसिकली होगी 3 माइनस लेमडा 2 1 एंड 1 माइनस लेमडा। अरे समझ में आ रही है बात, है ना? ठीक, तो ए माइनस लेमडा आए ये हो गई। अब ए माइनस लेमडा आए का डिटर्मिनेंट लीजिए, ए माइनस लेमडा आए का आप डिटर्मिनेंट लीजिए, तो ये हो गया 3 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा दिस इंटू दिस -2, डिटर्मिनेंट ये हो गया भाई। ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट ये ले लिया मैंने, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस 3 -2। ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस 1, ये सीन आ गया। समझ में आ रही बात आपको? मैं कहना चाहता हूं कि डिटर्मिनेंट इसका 0 कब होगा ये समझना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आए 0 कब होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आए 0 तब होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिख दिया मैंने, डिटर्मिनेंट ही तो लिखा है ये। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई 0 तब होगा जब लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस 1 क्या हो, 0 हो। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं कि ये डिटर्मिनेंट का 0 होना यहां पे जो लिखा है, अगर मैं लेमडा को रियल नंबर की सेंस में देखूं तो रियल नंबर तो मुझे मिल ही जाएंगे, यहां से लेमडा की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी मुझको। मगर मैट्रिक्स की सेंस में देखूं, मैट्रिक्स की सेंस में देखूं तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि लेमडा अगर एक मैट्रिक्स है तो लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इस पोलिनोमियल में लेमडा की एक वैल्यू तो सेटिस्फाई कर ही रही है, ए आपने पहले ही बताया था मेरे को। तो इस मैट्रिक्स पोलिनोमियल में ये क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स पोलिनोमियल है, तो जो दूसरी वैल्यू मिलेगी मेरे को, अब
क्वाड्रेटिक जो होती है तो 2 रियल नंबर मिलते हैं, तो मैट्रिक्स में क्वाड्रेटिक आ गई तो 2 मैट्रिक्स मिलेंगी मेरे को। तो मैं यहाँ पे जो जानने में इच्छुक था कि यार लैम्डा की करस्पॉन्डिंग दूसरी मैट्रिक्स कौन सी होगी, तो आपको नहीं लगता वो दूसरी मैट्रिक्स सी वाले पोलिनोमियल से मिल जाएगी मेरे को? अरे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी फील नहीं आई क्या कि ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे बनाई है, ये तो वही इक्वेशन बनाई है जो शॉर्टकट से बनती है, तो ये शॉर्टकट से बनती है, या फिर ये जो इक्वेशन बनाई थी मैंने a² - 4a + i = 0, ये तो यही बन गई। इसमें क्या है, a² - 4a + i = 0। मैं कह रहा हूँ लैम्डा की जगह a डाल सकते हो आप, तो a² - 4a + i = 0 बन गई। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको एक आइडिया देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि ये जो डिटर्मिनेंट a - लैम्डा i = नल मैट्रिक्स, ये एक बड़ी खास किस्म का महत्व रखती है मैट्रिसेस में। ठीक है, जो अपन जेई के सिलेबस में जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स अपन पढ़ लेंगे। फिर जब तुम किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो वहाँ पे जो मैथमेटिक्स वापस पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे एक मैथ्स आता है, उसमें वापस मैट्रिक्स पढ़नी पड़ती है, और वहाँ जो मैट्रिक्स में यहीं से शुरुआत हो रही होगी आपकी। ठीक है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ईगन वेक्टर्स, ऐसी बातें की जाएंगी। तो ये सारी इक्वेशंस जो है ये आगे भी बहुत काम की होती हैं। बस एक आइडिया दे रहा था मैं आपको, हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं वो वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये शॉर्टकट है काम का, जो बहुत सारे सवाल बना के जाएगा। ठीक है जी, चलो अगर ये अपने को समझ में आ गया तो और करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है कि भाई अल्फा बीटा रूट है ना इस इक्वेशन के, मतलब ये एक इक्वेशन हो गई, शायद इसको सोल्व करके देखेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगी, और उसके 2 रूट अल्फा बीटा की बात की गई है। कहा है 1 - अल्फा × 1 - बीटा, बता दीजिए किसके इक्वल होगा। पावर देखो, बड़ी बड़ी पावर है यहाँ पे, बड़ी बड़ी पावर जब मैट्रिक्स में आती है ना, तो पैटर्न के बनने की संभावनाएं बहुत हाई होती हैं। ठीक है, और एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखिए, देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए का नाम दे दूं, अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए का नाम दे दूं, है ना, इसको मैट्रिक्स ए का नाम अगर मैं दे देता हूं, और ये वाली को मैट्रिक्स बी का नाम दे देता हूं, ये वाली को मैट्रिक्स बी का नाम दे दूं, तो आप ए इंटू, अच्छा करना मेरे को ए इंटू बी तो है ही, ए इंटू बी तो करना ही है मेरे को, तो ए इंटू बी एक बार करके देखते हैं है क्या। जब हम ए इंटू बी करके देखते हैं तो 0 × 1 0, 1/2 × 2 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, -1 + 1 0, ये हो गया मेरा 0 1। इंटरेस्टिंगली ए इंटू बी मेरा 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो बहुत ही अच्छी बात आ गई, है ना। अब बी इंटू ए बी करके देखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, एक बार बी इंटू ए बी करके देखते हैं। तो बी इंटू ए करके देखोगे तो यूं करके यूं 1, है ना, फिर ये इसके साथ जब करोगे तो 0 0 1, ऐसे करके बी इंटू ए जो है इसको भी देखोगे आप, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया मेरे को। यहाँ पे ये दोनों बातें होने की वजह से, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ए इंटू बी और बी इंटू ए का बराबर होना, और वो भी इंटरेस्टिंगली आइडेंटिटी के बराबर होना, तो अब ये मैटर ही नहीं करता कि आप ए बी की पावर 4 कर रहे हो कि बी ए की पावर 4 कर रहे हो। तो यहां पे जो ए की पावर 5, बी की पावर 10 और ए की पावर 5, ये क्वांटिटी लिखी है ना, देखो इस क्वांटिटी को अगर ऑब्जर्व करें अपन, ये वाली क्वांटिटी देखिए, ये तो बेसिकली ए की पावर 5, बी की पावर 10, ए की पावर 5 लिखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ए की पावर 5, बी की पावर 10 और ए की पावर 5, ये क्वांटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। सहमत हो तो बता दो, नहीं तो करके दिखाना पड़ेगा आपको, फिर बन जाएगी। कारण उसका
साफ है? इसको लिखो ए ऐसे करके, इसको बी 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 10 टाइम्स, फिर ए, तो बी ए को आई, ए बी को आई, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, आई बन जाएगी ये लास्ट में। गॉट इट? तो ये मेरी आई बन जाएगी। अगर ये आई बन जाएगी तो देखो जरा, खेल में ये तो आई ही बन गई। अब आई इंटू दिस मैट्रिक्स, तो यही मैट्रिक्स बचेगी। तो गेम अब बचा हुआ है सीधा सीधा मैट्रिक्स ये वाली इंटू मैट्रिक्स ये वाली, ठीक है, इंटू मैट्रिक्स ये वाली। लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये बची हुई है, ठीक है। और इसको भी आप एक बार सिंप्लीफाई कर लें, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 प्लस 25x प्लस 50 प्लस 25x प्लस 50, ऐसा सीन बन गया ना। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 40। तो ये वन ऑर्डर की मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं। तो घुमा फिरा के बात कही गई है, अदरवाइज बात बिल्कुल सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 70 इज इक्वल टू 40। 40 को इधर लाएंगे तो अपने को साफ यहां समझ आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट पता है अपने को, अल्फा प्लस बीटा माइनस 20, अल्फा इंटू बीटा 30, है ना। ये वाली कहानी पूछी है, पूछा है कि इसकी वैल्यू बता दें। तो इसको जब ओपन करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस सम ऑफ रूट का फॉर्मूला जानते हैं अपन, है ना। सम ऑफ रूट हो गया -20, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया 30, 30 प्लस 20 प्लस 1 51। आंसर आ गया 51, आंसर आ गया अपना 51। क्लियर है एकदम? गॉट इट? 51, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसको लिख लें भाई। मैं बता दूं आपको, जब अपन फाइनल एग्जाम में बैठे हों और मैट्रिक्स का सवाल आ जाए, मेरे तजुर्बे से मैं कह सकता हूं दो ही बातें अपने को सोचनी है। अगर फर्स्ट ट्राई में एग्जाम क्रैक पेपर अगर जो है उस क्वेश्चन क्रैक नहीं हो रहा, तो एक तो ऑब्जर्व केयरफुली करना है ना। ऑब्जर्व केयरफुली कर लिया और ऑब्जर्वेशन में ही आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन क्रैक हो गया। इंट्यूशन जनरेट करनी है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे इसकी पावर 5 कौन करेगा, पावर 10 कौन करेगा, पावर 5 10 तो करवाई नहीं गई होंगी। तो इस प्रॉब्लम को देखते ही ये इंट्यूशन जनरेट होनी चाहिए, या तो इसकी पावर 5 करके लविंग बन रहा होगा, तो लविंग बनेगा तो पावर 2 पे ही समझ में आ जाएगी बात, या इसकी पावर हायर पावर इसकी लविंग बन रही होंगी, या इनका मल्टीप्लीकेशन लविंग बन रहा होगा, ठीक है। तो ये बात अपने को समझ आनी चाहिए और उसके बाद फिर अपने को प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो हो गया ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाइल डूइंग मैट्रिसेस, और दूसरा जब हम प्रॉब्लम इनिशिएट करते हैं तो प्रॉब्लम इनिशिएट करते हुए आप बिल्कुल श्योर होने चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया, अरे नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से फिर अपन सॉल्व करेंगे, तो ये तरीके बदलने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो पहला तरीका जो आप करना चाहते हैं, कुछ मेंटली चीजें कैलकुलेट कर लो, पूरा श्योर कर लो कि हाँ ऐसे करके करेंगे तो शायद हो जाए सॉल्व, ठीक है। तो जो भी रूट है उस रूट को थोड़ा अच्छे से आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम इनिशिएट करना, है ना। ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और मेंटली कुछ स्टेप्स आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम इनिशिएट करें तो हो जाएगी, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अभी हमने ना शॉर्टकट डिस्कस किया था ना, ये वाला, कौन से वाला, ये वाला शॉर्टकट डिस्कस किया था, हाँ, है ना, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स में, ठीक है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम मैं ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स में दे रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है सुनो जरा, लिखो जरा, क्वेश्चन लिखिए, है ना। कैसे डील करोगे आप इस प्रॉब्लम को, बताएं जरा मुझे।
क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो, लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली मैंने ए, ठीक है, 1 -1 0 1 2 1 2 1 2 1 और यहां लिख दिया मैंने 2, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। देन ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू k टाइम्स a, है ना, इज इक्वल टू k टाइम्स a। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, k क्या है, एक रियल नंबर है, k इज अ रियल नंबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये प्रॉब्लम है ना, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, लेट दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड, ऐसा क्वेश्चन, एंड दिस इज इक्वल टू के ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आता है तो इसको कैसे आप सोल्व करोगे, ये मुझको बता दो। देख लो, देखिए ट्राई कर लिया आप लोगों ने, इधर देखिए, आप इसकी पावर समझ गए होंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की पावर समझ गए होंगे आप शायद। मैंने कहा था कि ए एक मैट्रिक्स है तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट मैं 0 कर दूं तो फिर एक लेमडा में इक्वेशन बनेगी और उसको a सेटिस्फाई कर रही होगी। ये बात अपने को समझ में आ गई क्या? अपने को बस ये समझना है, यहां से जो लेमडा में इक्वेशन बनेगी तो लेमडा a के बराबर हो सकता है, ठीक। तो लेमडा a के बराबर हो सकता है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बन गया a माइनस लेमडा आई का, तो a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ बन गया ऐसे, है ना। ये इस प्रॉब्लम को करने का सबसे फास्टेस्ट मेथड है ना। अब जो है इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं, तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे भाई तो कर देंगे ओपन, 1 माइनस लेमडा इंटू दिस माइनस दिस, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 2 माइनस 1, राइट है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लिखना है, 4 यहाँ पे 4, ठीक। अब मुझे लगता है ठीक हो गया, है ना। फिर +1 इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 2, 2 माइनस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा, और यहां से आ गया माइनस लेमडा इक्वल टू 0, है ना। लेमडा क्यूब को उधर ले गए, ओके जी। 5 लेमडा स्क्वायर को राइट में ले गए,
-5 लैम्डा स्क्वायर, ओके जी। यहाँ पे -4 लैम्डा और -3 लैम्डा है, इसको राइट में ले गए, +7 लैम्डा है जी, एक माइनस लैम्डा को यहीं रखा हमने, ठीक है। +3 है, राइट में ले गए, -3 हो गया जी। ये सीन आ गया, अरे बिल्कुल आ रहा है सीन तो एकदम। अब ये है लैम्डा रियल नंबर में, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पोलिनोमियल बना दूं मैं, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पोलिनोमियल बना दूं तो लैम्डा इक्वल टू मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, मैट्रिक्स ए जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक। तो k की वैल्यू -1 होनी चाहिए, ठीक है जी। इंटीजर टाइप में अगर ये आएगा तो मोड के पूछ लेगा सामने वाला, ठीक है। तो k इक्वल टू -1 मेरा आंसर आ गया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आप देखो, इंटरेस्टिंग बात अगर यहाँ पे भी आप देखोगे ना, कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे, यहाँ पे जो हमारा ये जो मैट्रिक्स पोलिनोमियल बना है, ये कुछ ऐसा बना है इस मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग की a⁻³ -5a² प्लस, है ना, +8a -3i, यहाँ पे i लिखना पड़ेगा ना अपने को, -3i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सहमत हो इस बात से आप लोग? अपना क्या बना है, a³ -5a² प्लस 8a -3i। अगर ऑब्जर्व करो तो ये 5 जो है ये ट्रेस ऑफ ए है, वापस से भाई देख लो आप, ट्रेस ऑफ ए है ना। अगर आप इस 3 को ऑब्जर्व करोगे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, चेक कर लो आप, डिटर्मिनेंट ए चेक कर लो आप, ये तो बड़ी मजेदार बात है। अब यहां पे लोग फंस जाते हैं इस 8 के ऊपर, ये 8 क्या है, ये 8 शॉर्ट ट्रिक है, ये है 1/2 इंटू ट्रेस ऑफ a² माइनस ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये होती है ये क्वांटिटी, है ना। शॉर्टकट अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, लिखूंगा मैं अभी। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। उसके साथ ऑब्जेक्टिव में अगर शॉर्टकट की जरूरत पड़े तो एक शॉर्टकट भी मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं कि भाई अगर मेरे पास एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इफ A is a square matrix of order 3, square matrix of order 3, square matrix of order 3, then a³ minus trace of a into a² plus 1/2 ट्रेस ऑफ a² माइनस ट्रेस ऑफ a का होल स्क्वायर, है ना, इंटू a माइनस डिटर्मिनेंट a आए, ये नल मैट्रिक्स के बराबर मिलेगा, ये नल मैट्रिक्स के बराबर मिलेगा। तो ये जो कहानी है ये पता होगी तो भाई अपने को ऑब्जेक्टिव पेपर में मदद कर सकती है, क्योंकि समय वहां पे इंपॉर्टेंट है। और फिर से कह रहा हूं, PYQs देखना, नजरें घुमाना सारे जेईई मेंस के PYQs में से, और देखना कि इन बातों पे बेस्ड कितने प्रॉब्लम पूछे गए हैं, कई सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं। क्लियर है, डन है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज नोटिस में वापस डाल देता हूं, ये जो मेथड है, इस मेथड को जितना यूटिलाइज कर सकते हो आप यूटिलाइज करो। इस तरीके की जब जब भी ये इक्वेशंस बनती हैं आप इस मेथड के थ्रू जाओगे तो यू विल फील कंफर्टेबल, है ना। अदरवाइज इसका जो
देसी तरीका है वो तो पता ही है भाई आपको, ए क्यूब करना है, स्क्वायर करना है और वो फिर करना है, वो तो लेंदी प्रोसेस हो जाती है ना। ऑब्जेक्टिव में तो मतलब बहुत ही चीप प्रोसेस है। चलो क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में ना, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ईमानदारी से कुछ लोग ट्राई नहीं करके आए, तो काफी ये बदतमीजी सी वाली बात है, अगर आप ट्राई नहीं करके आए ना तो बहुत ही बदतमीजी वाली बात हो जाती है। कहाँ था ये रहा। मुझे लगा आपकी कॉपी में जब आप इसको थोड़ा शांत दिमाग से सोचो। कितने लोग ट्राई करके आए, एक बार हाथ खड़ा करोगे। चलो गुड नाइस। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं इसको ध्यान से शायद। सवाल देखो वापस, वापस सवाल देखो आप। देख लिया सवाल। हम ये दो प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सी ट्रांसपोज ए प्लस बी इंटू सी ए प्लस बी के बराबर आ रहा है। इंटरेस्टिंगली सी ट्रांसपोज ए माइनस बी इंटू सी ए माइनस बी के बराबर आ रहा है। ध्यान से देखिए, मान लो अगर अपने को चांस लेना हो पेपर में और ये थर्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो किस पे चांस लोगे आप? ये तो समझ में आ रहा है, आप चांस तो ले लोगे, ठीक है। मुझे बताओ, पहला और दूसरा क्वेश्चन जोड़ दें अगर हम पहला और दूसरा क्वेश्चन जोड़ दें, एक मिनट सुनिए बात क्या कह रहा हूं मैं। मेरे पास सी ट्रांसपोज ए प्लस बी इंटू सी ए प्लस बी के बराबर, सी ट्रांसपोज ए माइनस बी इंटू सी ए माइनस बी के बराबर। तो आप मुझे ये बताना कि आप मुझे बताओ कि ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, सी ट्रांसपोज ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और सी ट्रांसपोज ए माइनस बी इंटू सी इज ए माइनस बी। अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को एक मिनट के लिए जोड़ता हूं तो देखते हैं सीन क्या बनता है। अगर मैं जोड़ता हूं, ध्यान से देखना जरा बात को, है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2a बन जाएगा ना राइट साइड में, तो ठीक है। मुझे बस आप इतना बता दो कि इनका जोड़ क्या ऐसे लिखना अलाउड है क्या? देखो सी ट्रांसपोज इधर है, तो सी ट्रांसपोज को एज अ प्री फैक्टर ले सकता हूं मैं। बच गया दिस प्लस दिस, उसमें सी को एज अ पोस्ट फैक्टर ले सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है? तो अंदर कहानी जो है वो ये बच गई है सर, ये लिखा जा सकता है, अरे लिखा जा सकता है ये। तो यहां नोटिस करके देखो, सी ट्रांसपोज इंटू टू ए इंटू सी 2a के बराबर आ गया। और मैंने कहा स्केलर वैल्यू ऐसी है, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, एक ही बात है। तो सी ट्रांसपोज ए सी किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। अरे समझ में आ रही बात? लग रहा था, हो भी रहा है। तो एक तो ये बात अपने को क्लियर होगी, सी ट्रांसपोज ए सी की वैल्यू जो है वो ए के बराबर है। बातें और देखते हैं यहां से। जब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कुछ यूं मार रहे थे कि सी ट्रांसपोज ए सी को हम लिख रहे थे, है ना, सी मेरा ये है, सी ट्रांसपोज मिल गया मेरे को ऐसे करके, तो ये बड़ी जो है ऐसी क्वांटिटी बन रही थी जो यहां से सोल्व नहीं हो पा रही। अच्छा आंसर क्या आना है? आंसर क्या आना है इसका? इसका आंसर ए आना है। अगर मान लो क्वेश्चन ही आ जाए कि बताओ ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर है, तो कैसे बताओगे? मान लो क्वेश्चन ही आ गया कि ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर है, तो कैसे बताएंगे? फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व? है
भाई ये तो क्लियर हो गया, देखो क्वेश्चन क्लियर हो गया, मेरा इंटरेस्ट अब क्वेश्चन के अंदर नहीं रहा, क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं रिफ्रेम कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन ही आ जाए, मान लो कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, है ना, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, और फिर मेरे को गिवन हो कि दिस क्वांटिटी, और पूछा हो दिस इज इक्वल टू, और फिर ऑप्शन दे रखे हो, तो भाई ये पता तो चल गया मेरे को ए के बराबर आ रहा है, मगर कैसे करेंगे इसको सॉल्व? क्योंकि आपने यहां से आइडिया लगा लिया है कि यहां से जो हरकत हो रही है, हाँ हाँ, तो एक और थॉट दे रहा हूं मैं कि इसको अभी पता चल गया ए के बराबर है, अब इसको ए के बराबर प्रूव कर रहा है, इज वेरी इजी नाउ, मतलब पता चलने के बाद तो हो ही जाता, थोड़ा इजी कोशिश करना, ठीक है ना, कि इसको ए के बराबर लाने की कोशिश करना, ठीक है, गॉट इट, डन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ आपकी मैट्रिक्स जो है वो खत्म होती है, एक और सवाल कराऊंगा बस आपको मैं। लास्ट टाइम पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा था, मैंने कहा था मैं वापस लिखूंगा, वो वाली स्टेटमेंट लिखूंगा बस। तो बात कुछ ऐसी है, प्रॉब्लम लिखते हैं एक। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए एंड बी आर नॉन नल स्क्वायर matrices, if A and B are non-null square matrices and A into B is equal to null, A into B null है, then which is correct, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? यहां पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, both A and B must be singular। सेकंड ऑप्शन लिख रहा हूं, both A and B must be non singular, ठीक। थर्ड ऑप्शन लिख रहा हूं, at least one of A and B must be singular। डी ऑप्शन लिख रहा हूं, डेटा इज insufficient to comment on the singularity of A and B, on the singularity of matrices A and B, of matrices A and B, ठीक है ना। बाय यूजिंग दिस गिवन डेटा आप बताएं कि कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे बताइए, ज्ञान बांटिए। अच्छा, ए को टिक करेंगे आप, मस्ट बी सिंगुलर, अच्छा ए और बी दोनों को सिंगुलर होना चाहिए, हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन को अपन टिक करेंगे, एक बार आप अटेम्प्ट करें सब लोग। लेट्स सी द सॉल्यूशन।
यहां पूछा है सिंगुलैरिटी के ऊपर, मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो होना नहीं होना, डिटर्मिनेंट बी जीरो होना नहीं होना, ठीक है। मैं कह रहा हूं लेट डिटर्मिनेंट बी इज जीरो let determinant b is not zero, let determinant b is not zero, determinant b जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट b जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि b इनवर्स डिफाइंड है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, b इनवर्स डिफाइंड है। अच्छा, b इनवर्स डिफाइंड है, a इंटू बी नल मैट्रिक्स है ना, तो बी इनवर्स डिफाइंड है तो आई कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स, आई कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स, है ना, कर सकता हूं ना मैं, अरे कर सकता हूं ना मैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि a इंटू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब a इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो गया। और क्वेश्चन में गिवन है कि a जो है वो एक नॉन नल मैट्रिक्स है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, ए नल मैट्रिक्स आ गया, तो लिखो विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, गलत था, हमारा अजम्पशन गलत था। तो करेक्ट बात क्या है कि डिटर्मिनेंट बी जीरो ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। तो इस ना हो ऐसा संभव नहीं, तो संभव क्या है फिर, डिटर्मिनेंट बी जीरो ही होना चाहिए। ठीक, डिटर्मिनेंट बी जीरो ही होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि लेट डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, तो आप बोलोगे फिर कि ए इनवर्स से कर देते हैं मल्टीप्लाई सर जी। तो जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी नल आ जाएगा, बी नल आ जाएगा, मैं बोलूंगा फिर से कि यार ये तो नॉन नल है, तो ये संभव ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मेरा दूसरा अजम्पशन जो मैंने लिया था वो भी गलत है। तो सही बात क्या है, डिटर्मिनेंट ए मेरा जीरो ही होना चाहिए। तो ये कहानी लिखी है इस कहानी के साथ, ये कहानी इस कहानी के साथ लिखी होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ए और बी मस्ट बी सिंगुलर, सिंगुलर यस, मस्ट बी सिंगुलर, है ना। यहां पे जो एक बात इमीडिएटली क्वेश्चन देख के जो लगती है वो लगती है कि भाई a इंटू बी नल है, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। तो या तो ये जीरो और ये नॉन जीरो रहा हो, या ये नॉन जीरो ये जीरो रहा हो, या दोनों जीरो रहे हो, मतलब कम से कम एक तो जीरो होना चाहिए। तो इस चक्कर में अपन मात खा जाते हैं, क्योंकि आपने यहां से इसका इस्तेमाल तो कर लिया मगर ये जो इंफॉर्मेशन इसका इस्तेमाल करना भूल गए। तो डिटर्मिनेंट बी को जीरो नॉन जीरो लेना संभव ही नहीं है, डिटर्मिनेंट ए को नॉन जीरो लेना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से अपन बोलेंगे कि ए और बी जो हैं दे मस्ट बी सिंगुलर इफ देयर प्रोडक्ट इज नल मैट्रिक्स एंड दे आर नॉन नल मैट्रिसेस, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। और यहां हम करते हैं मैट्रिक्स का दी एंड, यहां मैट्रिक्स का दी एंड करते हैं अपन।